हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं बेटा कि आपके लगातार बेटा कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और सभी विद्यार्थी बेटा अपने बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा कि आपके सभी पेपर बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशली लड़कियों के लिए गृह विज्ञान की जो पेपर है बेटा, वो आपका 5 मार्च 2024 को है। गृह विज्ञान कक्षा 10 का पेपर। तो बेटा लड़कियों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए हम उन्हें पूरी गृह विज्ञान की तैयारी बेटा अपने यूट्यूब के माध्यम से करा देंगे। एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, केवल बेटा वीडियो को देख जाएं और 70 में से 70 आप करके आने वाली हैं। तो सभी बच्चियां ध्यान से देखेंगे बेटा। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो आपके 20 प्रश्न आते हैं बेटा टिक लगाने को। ओएमआर सीट पर जो आंसर देने के लिए बेटा 20 प्रश्न आते हैं, आज हम उन्हें देखेंगे इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना सभी लड़कियां, क्योंकि 20 प्रश्न बेटा जो टिक वाले आते हैं वो आपको इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए बच्चों, सबसे पहला हेडिंग पढ़ाएं मेरे प्यारे बच्चों, खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ पर भी है बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न। ध्यान से देखते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न समझते रहें और जल्दी जल्दी पढ़ते रहें। और हाँ बेटा, सभी बच्चियों एक बात ध्यान रखें बेटा, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के लिए, सभी के लिए बेटा शेयर कर दें, जिससे सभी का भला हो सके बेटा और हमारी भी मेहनत रंग ला सके बेटा। हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं, ऐसा नहीं बेटा कि एक बच्चा पास हो, सभी पास हो, इसीलिए बेटा वीडियो बनाते हैं। तो ये सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी के नंबर अच्छे आ सकें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं बेटा। पहली बात, ऐसा इसमें कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो किसी न किसी वर्ष ना आया हो बेटा, टोटल आए हुए हैं। ठीक है, केवल आप देख जाएं, देखने मात्र से ही आप 70 में से बेटा 70 का करके आएंगे पूरे गारंटी के साथ। चलिए पहला प्रश्न है बेटा, गृह विज्ञान का अर्थ है। गृह विज्ञान का अर्थ है तो ऑप्शन ए है बेटा कला, का है बेटा कला, खा है विज्ञान, गा है कला और विज्ञान, घा है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल राइट जवाब है, कला और विज्ञान। गृह विज्ञान बेटा कला और विज्ञान दोनों से ही कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। कह रहे हैं बजट की मूलभूत आवश्यकता क्या है। बजट की मूलभूत आवश्यकता क्या है। ऑप्शन ए है बेटा भोजन, ऑप्शन का है भोजन, खा है आवास, गा है वस्त्र और घा है ये सभी। तो आपको पता है रोटी कपड़ा और मकान सब जानते हैं बेटा, भोजन आवास वस्त्र तीनों जरूरी हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा घा वाला ये सभी। और बेटा इसमें ये सभी वाले बहुत आएंगे आपके पेपर में बेटा, जो टिक लगाने को आएंगे 20, उनमें ये सभी वाला ऑप्शन बहुत सही होगा। ठीक है, चलिए किसी परिवार की निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए बेटा व्यय, ऑप्शन का है व्यय, खा है आय, गा है बैंक खाता और घा है बजट। तो बेटा बजट इज द राइट आंसर, बजट कहलाता है। जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है बेटा वो क्या कहलाता है, घा नंबर बजट। चौथा प्रश्न बेटा, बजट बनाने से पहले आवश्यक क्या है। ऑप्शन का है बेटा आय का अनुमान लगाना, पूर्व अनुमान, खा है बेटा आय पर नियंत्रण करना, गा है आय पर व्यय पर नियंत्रण और घा है ये सभी। तो बेटा बजट बनाने से आवश्यक, बजट बनाने से पहले जो जरूरी बात है वो है बेटा ऑप्शन नंबर का, आय का पूर्व अनुमान करना। चलिए बेटा अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। कह रहे हैं पारिवारिक बजट की मुख्य मद क्या है। बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी आए हुए हैं। पारिवारिक बजट की मुख्य मद क्या है। ऑप्शन का है बेटा भोजन, खा है दुकान, गा है मनोरंजन और घा है फर्नीचर। तो मेरे प्यारे बच्चों मुख्य मद है भोजन। क्या है बेटा, भोजन। अगला प्रश्न है मासिक बजट बनाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, आप देख सकते हैं कितने वर्षीय प्रश्न आया हुआ है। तो का है बेटा आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए,
खा है आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, गा है बेटा बच्चों की पढ़ाई के लिए, और घा है उपहार देने के लिए, मनोरंजन के लिए। तो बेटा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सही। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए मासिक बजट होना चाहिए। 7वां प्रश्न है बेटा, कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं है? तो ऑप्शन का है बेटा भोजन, खा है शिक्षा, गा है मकान या वस्त्र, और घा है फैशन या दुकान। तो बेटा फैशन या दुकान जो है मुख्य मद की बजट नहीं है, बजट की मुख्य मद नहीं है। चलिए अगले देखते हैं। देखें बच्चों, 8वां प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं बेटा ये कितने वर्ष आया है? पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? देखो बेटा कितने वर्ष आया है, आप ये सन से अंदाजा लगा सकते हैं। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है बचत करना, खाए बेटा व्यय पर नियंत्रण करना, गा है आय का ज्ञान, और गा है सभी। तो ये सभी बेटा, ये सभी 99% ऑप्शन अगर ये सभी है तो उसी में वही सही होता है, एक दो में बेटा हो सकता है ना हो। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। तो 9वां प्रश्न है, कह रहे हैं लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन का है बेटा मार्क्स ने, बी है एंजल ने, और खा है एंजल ने, गा है टॉलस्टॉय ने, और गा है माइकल एंजिलो ने। तो बेटा आप सबको पता है एंजल का सिद्धांत आपके सिलेबस में है, ये दिया था एंजल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोत्तम यानी आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? देख सकते हैं बेटा कितने वर्षीय प्रश्न आया है। ऑप्शन का है घाटे का बजट, खा है संतुलित बजट, गा है बचत का बजट, और गा है दैनिक बजट। तो बेटा ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर, बचत का बजट ही सही है। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है? तो ऑप्शन का है बेटा एक सप्ताह, खा है एक माह, गा है एक वर्ष, और घा है एक निश्चित अवधि। तो बेटा आय व्यय में विवरण की जो अवधि होती है वो एक निश्चित अवधि होती है। ठीक है, घा वाला सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है बेटा, जिस बजट में कुल आय से कुल व्यय अधिक हो उसे क्या कहा जाता है? बेटा कुल आय जो है ना, तो उससे कुल व्यय अधिक हो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन का है बेटा संतुलित बजट, खा है घाटे का बजट, गा है बचत का बजट, और गा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है अगर व्यय ज़्यादा होगा तो घाटा होगा, इसलिए घाटे का बजट कहा जाता है। चलिए बेटा 13वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है, ध्यान से देखें। 13वां प्रश्न है, बजट सफल होता है कब? ऑप्शन का है व्यय कम करके, खा है बेटा आय व्यय के सही संतुलन से, गा है आय बढ़ा करके, और घा है बचत करके। तो बेटा खा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, आय व्यय के सही संतुलन से ही सफल बजट माना जाता है। चलिए 14वां प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। देखिए ये अगले चैप्टर का है बेटा, ध्यान से देखें। कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी को सेना निवृत्ति के उपरांत क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए है बेटा का है वेतन, खा है पेंशन, गा है बोनस, और घा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं बेटा जब रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन मिलती है। अगला प्रश्न है खा वाला, और प्रश्न नंबर 2, बचत का प्रमुख प्रयोजन क्या है? आप देख सकते हैं बिटिया कितने वर्ष ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं बेटा बचत का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो ऑप्शन का है मनोरंजन के लिए, आवश्यक खर्चों को बढ़ावा देने के लिए, खा है बेटा कीमती आभूषण खरीदने के लिए, गा है सुख की प्राप्ति के लिए, और घा है भविष्य के आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए। तो बेटा ऑप्शन नंबर घा भविष्य के आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा तीसरा, बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है? देख सकते हैं बेटा कितने वर्ष आया है प्रश्न। ऑप्शन का है बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना, इनमें से कोई नहीं। आप सबको पता है बेटा बैंक में जमा करना ही बिल्कुल ठीक होता है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं बेटा, ध्यान से देखें। प्रश्न कह रहे हैं बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। तो ऑप्शन का है बेटा स्कूली बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, स्वयं एवं आश्रितों के लिए, और मेहमानों के लिए। सबको पता है बेटा ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर, स्वयं एवं आश्रितों के लिए। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, ध्यान से देखिए क्या प्रश्न है बेटा। कह रहे हैं किसी चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है, किसमें? ऑप्शन का है बेटा यात्री चेक, उपहार चेक, रेखांकित चेक, या वाहक चेक।
तो बेटा ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रेखांकित चेक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, छठा। कह रहे हैं संचय का जमा खाता किसके लिए है? संचय का जमा खाता किसके लिए? ऑप्शन का है बेटा वृद्धों के लिए, खा है स्कूली बच्चों के लिए, गा है बेटा नौकरी करने वालों के लिए, और घा है श्रमिक वर्ग के लिए। तो ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर, स्कूली बच्चों के लिए। चलिए सातवां देखते हैं, किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है? जो बेटा शुभ अवसर पर दिए जाते हैं वो कौन से चेक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर का है ट्रेवल चेक, खा है बेटा क्रॉस चेक, गा है उपहार चेक, और घा है ऑर्डर चेक। तो बेटा उपहार चेक होते हैं, तभी तो शुभ अवसर पर किसी को देते हैं। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 8, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, किस चेक में बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं? किस चेक में बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं? ऑप्शन नंबर का है वाहक चेक, खा है बेटा क्रॉस चेक, गा है भाजी चेक, और घा है उपहार चेक। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर, क्रॉस चेक में दो कोनों पर बेटा समांतर रेखाएं होती हैं। चलिए देखते हैं बेटा नवा प्रश्न, बचत की आवश्यकता क्या है, क्यों है? ऑप्शन का है बेटा मनोरंजन के लिए, खा है बंगला खरीदने के लिए, गा है भविष्य के आकस्मिक कार्यों के लिए, और घा है सभी। तो आप जानते हैं ये सभी हम कर सकते हैं अगर हम ये बचत करते हैं। तो बेटा घा वाला इज द राइट आंसर। 10वां प्रश्न है, जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन का है बेटा शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, बीमा धारकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, गा है अधिक ब्याज देना, और घा है बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। तो बेटा ऑप्शन नंबर घा इज द राइट आंसर। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है, कह रहे हैं किसान विकास पत्र योजना है किसकी है बेटा? और देखो ये आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन का है जीवन बीमा की, डाक कारखाने की, या डाक खाने की, गा है बेटा बैंक की, और घा है इनमें से कोई नहीं। तो जीवन बीमा बेटा किसकी है? डाक खाने की है। ये आपको बहुत अच्छे से बेटा पता होना चाहिए। एक मिनट ध्यान से सुनिए बेटा, किसान विकास पत्र पूछा गया है, तो किसान विकास पत्र योजना डाक खाने की होती है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। 12वां है बेटा, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? बैंक की, बीमा निगम की, डाक खाने की, या इनमें से किसी की नहीं। तो बेटा ये भी डाक खाने की है राष्ट्रीय बचत पत्र। 13वां प्रश्न है बेटा, पारिवारिक बचत का माध्यम क्या है? तो आप देख सकते हैं कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन का है बेटा डाकघर की योजनाएं, खा है जीवन बीमा, गा है प्रोविडेंट फंड योजनाएं, और घा है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा घा वाला इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, सॉरी बेटा इनमें से सभी। अरे मैं गलत बोल गया बेटा, पारिवारिक बचत का माध्यम जो है वो जीवन बीमा भी है, डाकघर की योजना भी, प्रोविडेंट फंड योजना भी। तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर। चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं बेटा। 14वां प्रश्न है, घर की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है बचत करने के लिए? तो ऑप्शन का है डाकघर, खा है बैंक, और गा है दोनों, का और खा दोनों, और गा है निजी एजेंसी। तो बेटा दोनों सही है, डाकघर भी और बैंक भी। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां, पारिवारिक आय का या के स्रोत हो सकता है या हो सकते हैं वेतन, पेंशन, मजदूरी, या सभी। तो आपको पता है ये सभी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा 16वां प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। 16वां प्रश्न है बच्चों, गिफ्ट या उपहार चेक में रुपए की धनराशि कितनी होती है? क्या 30 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 21 रुपये? आप सबको पता है 1 रुपये लगाकर अवश्य दिया जाता है, इसलिए बेटा 21 रुपये हो जाएगी उपहार चेक की। ठीक है, अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है? ऑप्शन का है बेटा वाहक चेक, खा है क्रॉस चेक, गा है बेटा का और खा दोनों, और घा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर खा क्रॉस चेक सबसे ज़्यादा बेटा सुरक्षित माना जाता है। चलिए अगले देखते हैं। अगले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे, सभी प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला प्रश्न है, घर की सफाई के परिणाम स्वरूप क्या होना चाहिए? ऑप्शन का है बेटा स्वास्थ्य ठीक रहता है, खा है बेटा घर आकर्षक लगता है, गा है गृह व्यवस्था बनी रहती है, या घा इनमें से सभी। तो आपको पता है इनमें से सभी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बेटा, घर का कूड़ा करकट डालना चाहिए, तो आप देख सकते हैं किस में? का है बेटा कूड़ेदान में, खा है घर के किसी कोने में,
गा है गली में और घा है पड़ोसियों के घर के सामने। तो आपको पता है कूड़ेदान में डालना चाहिए, पड़ोसियों के घर के सामने डालोगे तो केवल लड़ाई ही होगी और कुछ नहीं। ठीक है। तीसरा देखते हैं, पीतल के फूलदान की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन का है बेटा चूना, ब्रासो, रेत, खा राख। बताओ। तो आप सबको पता है बेटा ब्रासो के द्वारा पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 की तरफ। ध्यान से देखें। प्रश्न 4 है बच्चों, कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय क्या हैं? कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय क्या हैं? ऑप्शन का है बेटा जलाकर, खा है खाद बनाकर, गा है छांट कर उसका उपयोग, और गा है ये सभी। तो बेटा ये सभी हैं, इस प्रकार से कूड़ा नष्ट हो सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों 5वां, सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? ऑप्शन का है वैक्यूम क्लीनर, खा है बेटा गीजर, गा है अवन, और घा है ये सभी। तो आप देख सकते हैं वैक्यूम क्लीनर जो है वो सफाई का आधुनिक उपकरण है। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट। ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है 6 बेटा, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी बार आया प्रश्न, कब? ऑप्शन का है बर्तनों की सफाई के लिए, खा है बेटा फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए, और गा है बेटा धातुओं को चमकाने के लिए, घा है घर की सफाई के लिए। तो आप सबको पता है घर की सफाई के लिए ही वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बेटा, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को किस चीज़ से साफ करना चाहिए? ऑप्शन का है बेटा सिरका, खा है विम, गा है सोडा, और घा है राख। तो बेटा स्टेनलेस स्टील को किससे? विम से साफ करना चाहिए। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है बेटा, सजावट का क्या अर्थ है? सजावट का क्या अर्थ है बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर का है पर्दे लगाना, खा है चित्रों से घर सजाना, गा है फूलों से घर सजाना, और घा है घर सुरक्षित रखना। तो बेटा ऑप्शन नंबर घा ठीक हो जाएगा। सजावट का अर्थ है घर सुरक्षित रखना या सुव्यवस्थित रखना, घर सुव्यवस्थित रखना। दूसरा प्रश्न है बेटा, घर की सजावट के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? सफाई, मूल्यवान कालीन, दुर्लभ कलाकृति या विदेशी फर्नीचर। तो बेटा सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है सफाई। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर की सजावट की है? ऑप्शन का है पेन, खा है फूल, गा है झाड़ू, और गा है बाल। तो बेटा फूल जो है वो घर की सजावट की है। चलिए देख लेते हैं बेटा चौथा प्रश्न। कह रहे हैं गृह सज्जा का आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन का है उपयोगिता, खा है सुंदरता, गा है अभिव्यक्ति, और गा है सभी। तो बेटा ये सभी इज द राइट आंसर। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। 5वां प्रश्न है, सजावट से पूर्व आवश्यक क्या है? ऑप्शन का है चित्र एकत्र करना, कालीन खरीदना, फूलों का चुनाव करना, कमरे की सफाई करना। तो बेटा कमरे की सफाई करना इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन का है बेटा ईंट, बालू, सीमेंट या फूलदान। तो बेटा फूलदान का प्रयोग होता है, यह आप भली प्रकार जानती हैं। अगला प्रश्न है, फूलदान में फूल न सूखने के लिए पानी में डालना चाहिए। तो ऑप्शन का है बेटा नमक, खा है तांबा, गा है सोडा, और घा है साबुन। तो आपको पता है नमक डालना चाहिए। चलिए बेटा अगले बढ़ते हैं। देखिए अगला जो चैप्टर है, अगले जो प्रश्न है, पहला है बेटा 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपये है, तो 1 लीटर दाम क्या होगा? तो बेटा 44 रुपये इज द राइट आंसर हो जाएगा जब आप इसे हल करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक कमीज में 2.25 मीटर कपड़ा लगता है तो 8 कमीज बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? तो बस गुणा करना है बेटा, और 18 इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है 18 मीटर। अगला प्रश्न है, एक गिलास का दाम 15 रुपये है तो 4 गिलास का क्या होगा? तो 15 चौक 60 हो जाएगा, गुणा करना है बेटा। ठीक है, मैंने ये सभी सवाल बेटा एक दूसरी वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए करूँगा बेटा, अभी अपलोड की नहीं है तो वो वीडियो आप जाकर देख लेंगे और सभी सवाल करना आप सीख जाएंगे। अगला प्रश्न है बेटा, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो बताओ 1 किलो में कितने होते हैं? 1000। तो 2 में कितने हो गए? 2000। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा 5वें प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे बच्चों। 5वां प्रश्न देखें, कह रहे हैं 1 लीटर किसके बराबर होता है? क्या 100 मिलीलीटर के, 1000 मिली के, 1000 डेली के, और या फिर 1000 डेसी के? तो बेटा 1000 मिली के बराबर होता है
1 लीटर। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? बेटा ये प्रश्न बहुत बार आया है। तो 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, सबको पता है बेटा। 7वां है 1 ग्राम में होते हैं कितने? 10 डेकाग्राम, 10 सेंटीग्राम, 10 डेसीग्राम या 10 किलोग्राम। तो बेटा ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा 10 डेसीग्राम होते हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न है यदि एक साड़ी का मूल्य 1500 है तो 10 साड़ी का कितना होगा? तो 15,000 हो जाएगा, बस एक जीरो बढ़ाना है बेटा, गुणा करना है। ऑप्शन नंबर का 15,000 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं लंबाई मापने की इकाई क्या है? लंबाई नापने की इकाई क्या है या लंबाई नापने के मात्रक क्या है? जितने भी मेरे प्यारे बच्चों मीटर में होंगे वही लंबाई के होंगे। तो आप देख लें ये ग्राम में है, इनमें से कोई नहीं, ये लीटर में है। क्या बच्चा? ए वाला यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, एक गिलास जूस का दाम 12.50 है तो 7 गिलास का क्या होगा? बस आपको गुणा करना है। ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर 87.50 हो जाएगा। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं 11वां प्रश्न, ध्यान से देखें। 11वां प्रश्न है बच्चों, 4 पेन का दाम 40 है तो 15 पेन का दाम कितना होगा? तो बस गुणा कर देना है बेटा। 4 से 40 को भाग दोगे 10 आएगा और गुणा कर दोगे 10 से 15 की तो 150 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा, 1 दर्जन अनार का मूल्य 48 है तो 1 अनार का क्या होगा? तो 1 दर्जन से 48 को भाग करोगे यानी 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर का यानी 4 इज द राइट आंसर। अगले देखते हैं बेटा, एक पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70.75 है तो 15 लीटर का दाम कितना होगा? बस बेटा इनकी आपस में गुणा कर देनी है और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर का 1061.25 रुपये। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से समझे। अगला प्रश्न है बच्चों, भार मापने की इकाई क्या है? भार मतलब वजन। तो जहाँ ग्राम देखे वही लगाना। इसमें मीटर है, इसमें लीटर है, इनमें कोई नहीं। सी खा वाला इज द राइट आंसर ग्राम, क्योंकि वजन जो भार होता है वो तो ग्राम में ही होता है। चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? बताओ 1 किलो में 1 तो 5 किलो में 5। खा वाला इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बेटा, 2 किलोग्राम चीनी का मूल्य 90 है तो 5 किलोग्राम का कितना होगा? तो बस 1 किलो का कितना बेटा? 45। 5 से गुणा कर दो 225 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर का। अगला है बेटा, आधे किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो जब 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं तो आधे में कितने होंगे? 500 हो जाएंगे। तो बेटा ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। 18वां प्रश्न क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए बच्चों, कह रहे हैं 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 80 है तो 6 किलोग्राम का कितना होगा? बस गुणा करना है 80 की 6 से, यानी 8 छंग 48 और 1 जीरो, मतलब 480 ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए बेटा देखते हैं 19वां प्रश्न, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं यदि 1 किग्रा सेब का दाम 80 है तो 5 किग्रा का कितना होगा? बस गुणा कर दो 80 5 की तो 8 पंजे 40, ऑप्शन नंबर का ठीक हो जाएगा बेटा 400। ठीक है अगला प्रश्न है, 1 लीटर दूध का मूल्य 53.50 है तो 2.5 लीटर का मूल्य क्या होगा? बस गुणा कर दो बेटा, ऑप्शन नंबर का 33, 133.75 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 2000 है तो 15 क्विंटल की क्या होगी? बस गुणा कर दो बेटा। 1 मिनट, 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 2000 है तो 15 किलो, बेटा 15 किलो की पूछा गई है। ठीक है कितनी होगी? तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर का 300 रुपये। क्विंटल नहीं 15 किलो की। ठीक है चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये तो बहुत बार आया हुआ प्रश्न है बेटा, इसे बहुत अच्छे से याद कर लें। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HO, HO2, H2O या H2O2? ऑप्शन नंबर गा बेटा H2O इज द राइट आंसर। कई बार बेटा आता है ये प्रश्न। ठीक है गा वाला H2 हो जाएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा और ध्यान से समझेंगे एक एक प्रश्न को। कह रहे हैं H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O रासायनिक सूत्र है किसका? तो अभी बताया था H2O किसका है बेटा? जल का है। अगला देखते हैं H2O का तात्पर्य क्या है? तो H2O का क्या तात्पर्य है? विद्युत, पानी, हवा या आग? तो क्या तात्पर्य है बेटा? पानी। अगला देखते हैं मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? क्या 50 से 60, 70 से 75, 80 से 90 या 100? तो 100 तो होता नहीं है, 70 से 75% होता है पानी। अगला प्रश्न है बेटा, आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, नियमित रहता है, अप्रभावित रहता है? तो गा वाला है बेटा नियमित रहता है। ठीक है चलिए
छठा प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं जल का निर्माण होता है किससे? आपको पता होना चाहिए। H2O है बेटा, तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। देख लो, 2 भाग ऑक्सीजन गलत, 2 भाग किसके बेटा? हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, तो देख लो। फिर कह रहे हैं 1 भाग ऑक्सीजन और 2 भाग हाइड्रोजन, यही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं शुद्ध जल होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन या इनमें से सभी। तो सभी क्वालिटी होती है, इसीलिए सभी आंसर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल के शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट होती है बेटा, इसका प्रयोग करते हैं जल के शुद्धिकरण में, पर कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर का है समुद्र में, खा है नदी में, गा है बरसात में, घा है कुएं में। तो बेटा किसमें? कुएं में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अभी बताया था बेटा, ऊपर बताई था पोटेशियम परमैंगनेट का, तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का ही प्रयोग, पोटेशियम परमैंगनेट का ही प्रयोग केवल जल शुद्ध करने में करते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? ऑप्शन का है क्लोरीन, खा है क्लोरीन, का है बेटा नाइट्रोजन, का है क्लोरीन, गा है हाइड्रोजन और गा है कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ। तो ऑप्शन नंबर बेटा खा क्लोरीन गैस हो जाएगी। क्लोरीन से भी कीटाणु रहित कर देते हैं किसे? ऐसी एक गैस है जिससे जल सुरक्षित हो जाता है, यह शुद्ध हो जाता है। चलिए पांचवा देखते हैं बच्चों। पांचवा है जल का वर्षा का जल कैसा होता है? ऑप्शन का है शुद्ध, लवणयुक्त, अशुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शन नंबर का है शुद्ध होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले बेटा नेक्स्ट की तरफ। देखिए प्रश्न है बेटा, अशुद्ध जल से रोग क्या होता है? आप देख सकते हैं ये कितने वर्ष बेटा प्रश्न आया हुआ है। अशुद्ध जल से रोग हो जाता है कौन सा? ऑप्शन का है क्षय रोग, खा है चेचक, गा है हैजा, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है बेटा हैजा जो होता है वो अशुद्ध जल के कारण ही होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बेटा दूसरा देखते हैं। कह रहे हैं हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? देखो कितने वर्ष आए। तो ऑप्शन का है ब्रिवियो कॉलरी, सोलमिना टाइफी, गा है बेटा क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी और गा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो बेटा ऑप्शन नंबर का है विब्रियो कॉलरी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बेटा, हैजा रोग फैलने का माध्यम क्या है? ऑप्शन का है रोगी व्यक्ति से, खा है बेटा खांसने व छींकने से, गा है दूषित भोजन व जल से और घा है मच्छर के काटने से। तो ऑप्शन नंबर गा है बेटा दूषित जल के जल से होता है। दूषित जल व भोजन हो तो हो जाता है हैजा। चलिए चौथा देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 4 है, टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या है? तो जिसमें बेटा टाइफी दिख जाए वही लगा दो। टाइफाइड याद रखो, टाइफी टाइफाइड टाइफी। तो टाइफी किसमें? पूरा नाम पढ़ो। पहला है ट्यूबर किल बैसिलस, बैसिलस बैरियोला वायरस और गा में बेटा सोलमेनेला टाइफी। तो यही बेटा गा वाला इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अतिसार रोग अधिक फैलता है किसमें? बरसात में, जाड़े में, गर्मी में, इन तीनों में। तो बरसात में बेटा ये ज़्यादा फैलता है, का इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? ऑप्शन का है खसरा, खा है बेटा हैजा, गा है टिटनेस और गा है प्लेग। तो बेटा हैजा जो होता है वो जल द्वारा फैलता है, ठीक है। तो खा इज द राइट आंसर हैजा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। सातवां प्रश्न है, कह रहे हैं हैजा रोग का लक्षण है या हैजा रोग के लक्षण है क्या है? ऑप्शन का है पेट में मरोड़, बमन, रक्त दाब कम होना या ये सभी। तो आपको पता है ये सभी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्यधिक बमन और अतिसार के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन का है क्षय रोग, खा है मोटापा, गा है निर्जलीकरण और गा है मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर का निर्जलीकरण इज द राइट आंसर। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखते रहें। देखो बेटा अगला क्या प्रश्न है, जरा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है बेटा, पर्यावरण कहते हैं किसे कहते हैं? तो ऑप्शन का है प्रदूषण को, वातावरण को, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर गा ठीक हो जाएगा बेटा, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। खा वाला है बेटा भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन का है औद्योगिकरण, खा है बेटा नगरीकरण, गा है वनमूलन और गा है ये सभी। तो बेटा वनमूलन है वो भूस्खलन का मुख्य कारण है।
चलिए अगला देखते हैं बेटा। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण होने का कारण क्या है, या पर्यावरण प्रदूषित होता है तो ये कितने वर्ष आया हुआ है। तो ऑप्शन का हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि से, आधुनिकीकरण से, सामाजिक रीति रिवाज से, या इन सभी से। तो बेटा सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, जनसंख्या वृद्धि से। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा अगले प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, समझे। चौथा, वस्तुओं के जलने से गैस बनती है, या कोयला जलने से कौन सी गैस बनती है। तो कोयला जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। वस्तुओं के जलने से या कोयला जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं किसके द्वारा। सबको पता है बेटा, ऑक्सीजन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। बाकी ज़रूरत तो ये सभी होती हैं, लेकिन जो शुद्धिकरण करते हैं वो केवल ऑक्सीजन के द्वारा ही करते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि। ऑप्शन का है बेटा, वायु को शुद्ध करता है, खा है जल को संरक्षित करता है, गा है पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है, और गा है ये सभी। तो बेटा ये सभी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगला प्रश्न, सातवां देखें बेटा। सभी प्रश्न अच्छे हैं, ध्यान से देखें। कह रहे हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। कौन बनाए रखते हैं बेटा, मनुष्य, कीट पतंग, वन्य जीव, या पेड़ पौधे। तो बेटा पेड़ पौधे ही संतुलन को बनाते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है। औद्योगिकरण, वनों की अनियमित कटाई, या नगरीकरण, या सभी। तो बेटा ये सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है किसको। ऑप्शन का है आमाशय को, वृक्क को, कान को, या यकृत को। तो बेटा ऑप्शन नंबर गा है, कान को बेटा प्रभावित करता है, क्योंकि ध्वनि है, आवाज़ है, तो कान को ही तो प्रभावित करेगी। चलिए बेटा 10वां प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। प्रश्न है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस निकालते हैं। तो ऑप्शन ए बेटा नाइट्रोजन, खा है ओजोन, गा है ऑक्सीजन, और घा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, कब होती है। तो ऑप्शन नंबर का है रात में, सवेरे को, दिन में, या शाम। तो बेटा कब होती है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बिल्कुल सही बेटा, दिन में। किसमें होती है बेटा, दिन में। चलिए अगला देखते हैं बेटा 12वां प्रश्न। कह रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या सभी। तो बेटा प्रदूषण कोई सा हो शरीर के लिए हानिकारक होता ही है, तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। 13वां प्रश्न है, प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है। प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है। तो ऑप्शन का है बेटा लकड़ी, खा है कोयला, गा है गैस, और गा है कंडी। तो बेटा गैस इज द राइट आंसर, गा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए 14वां प्रश्न है बेटा, ये प्रश्न बहुत बार आता है और इसे बहुत अच्छे से देखना और इसे याद तुरंत कर लेना। ठीक है, कह रहे हैं पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सम देख सकते हो, 1 जून, 5 जून, 12 जून, 18 जून। तो बेटा ये 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न बेटा 15वां, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर का है बंद कमरे से, खा है बेटा पेड़ पौधे से, गा है नालियों से, और बेटा घा है खनिजों से। बताओ, तो इसका खा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, पेड़ पौधों से। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है बेटा, पेड़ पौधों से। चलिए बच्चों बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस बनती है। कार्बनिक यौगिकों को जलने से कौन सी गैस बनती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर अमोनिया। तो बेटा ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है बेटा, ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है। क्या लाउड स्पीकर, वाहनों के हॉर्न, सायरन, या ये सभी। तो आपको पता है ये सभी बेटा सही होगा, क्योंकि इन सभी से ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, 8 मार्च को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है बेटा।
तो ऑप्शन का है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में, पृथ्वी दिवस के रूप में या पर्यावरण दिवस के रूप में। तो बेटा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। चलिए बेटा बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, ध्यान से समझते रहेंगे सभी प्रश्नों को। कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है बेटा का 21 जून, खा है 20 जून, गा है बेटा 25 जून और घा है 28 जून। तो बेटा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये बेटा बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, ये बात ध्यान रखें। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है। ये भी बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे याद रखना। ध्वनि को नापते किसमें, ध्वनि प्रदूषण को, ठीक है। तो ऑप्शन का है बेटा ओम, खा है डेसिबल, गा है जूल और गा है एम्पियर। तो बेटा डेसिबल में, किसमें, डेसिबल में। तो खा वाला सही जवाब हो जाएगा। 21वां प्रश्न है बेटा वायुमंडल में निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो ऑप्शन का है बेटा क्लोरीन, खा है सल्फर डाइऑक्साइड, गा है फ्लोरीन और गा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो गा वाला बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा 22वां प्रश्न, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं ओजोन परत के विघटन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। ओजोन परत के विघटन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन का है बेटा CFC, CH4, DDT या O3। तो बेटा CFC होता है ओजोन परत के लिए और यही बेटा राइट आंसर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है। ऑप्शन का है घर की सुचारू सफाई के लिए, केवल दिखाने के लिए, केवल सरकारी निर्देशों के पालन के लिए या औपचारिकता निभाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर का है बेटा घर की सुचारू सफाई के लिए। अगला प्रश्न है कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक क्या है। ऑप्शन का है बेटा घर में कूड़े को सही ढंग से एकत्र करना, घर में बाहर निकालने का सही व्यवस्था, घर से बाहर निकालने की सही व्यवस्था, एकत्र हुए कूड़े को नष्ट करने या ठिकाने लगाना, यह सभी। तो बेटा ये सभी हैं प्रबंधन के लिए, कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं बेटा। ये भी प्रश्न अनेक बार आया हुआ है कि विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाते हैं। 19 नवंबर, 19 मार्च, 18 नवंबर, 19 जून। तो बेटा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से समझे बेटा। कह रहे हैं कूड़ा करकट को किन माध्यमों से निस्तारित किया जा सकता है। कूड़ा करकट को किन माध्यमों से निस्तारित किया जा सकता है। ऑप्शन का है बेटा गाड़कर, जलाकर, खाद बनाकर या सभी। तो सभी प्रकार से बेटा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए, क्यों। क्योंकि वे टिकाऊ नहीं हैं, वे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं, या वे विषाक्त जहरीले पदार्थों से बने, या वे वायुमंडलीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर खा बेटा ठीक हो जाएगा, वे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है। मतलब ये मतलब जो है प्लास्टिक की बोतलें ये नष्ट नहीं होंगी बेटा, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए बेटा देख लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहे हैं डीपीटी का टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। डीपीटी का टीका किन रोगों से सुरक्षा देता है। तो बेटा ऑप्शन याद रखना, खा वाला। किस किस से सुरक्षा देता है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनिस से। किसका, डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनिस से सुरक्षा देता है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला है बेटा, कह रहे हैं उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक कौन सा है। क्या सुंदर बाल, चमकीली आंखें, मजबूत मांसपेशियां या सभी। तो बेटा ये सभी ठीक हैं, तो उत्तम स्वास्थ्य तो है ही। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं या संक्रामक रोग फैलते हैं। देख सकते हो बेटा कितने वर्ष आया हुआ ये प्रश्न है। वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा या सभी द्वारा। तो बेटा संक्रामक सभी के द्वारा फैल सकते हैं। अगला प्रश्न है BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन का है बेटा कर्णफेर, खा है तपेदिक या टीबी, गा है पोलियो एवं टीबी और गा है पीलिया। तो बेटा ऑप्शन नंबर खा तपेदिक या टीबी के लिए लगाया जाता है BCG का टीका। किसके लिए बेटा, टीबी के लिए। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं, ठोस रासायनिक निसंक्रामक तत्व कौन सा है। ऑप्शन का है चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, इनमें से सभी। तो बेटा इनमें से सभी जो हैं
वो सभी हैं बेटा कौन? ठोस रासायनिक निसंक्रामक तत्व। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। छठा प्रश्न देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। छठा प्रश्न है, क्षय रोग के रोगी को किस प्रकार का भोजन हानि पहुंचाता है, या क्षय रोगी को क्या नहीं देना चाहिए? तो ऑप्शन का है मौसमी रस वाले फल, मिर्च मसालेदार भोजन, गाय बेटा दूध और गाय अंडा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर खा, मिर्च मसालेदार भोजन नहीं देना चाहिए टीबी वाले रोगी को या क्षय रोग को। ठीक है। अगला प्रश्न है, मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? देखो बेटा कितने वर्ष आया हुआ ये। तो का है चेचक, खा है क्षय रोग, गा है मलेरिया और गा है बेटा टाइफाइड। तो आपको पता है मलेरिया जो है वो मच्छरों से होता है। अगला प्रश्न है बेटा, मक्खी द्वारा फैलता है, क्या फैलता है? मलेरिया, प्लेग, हैजा या रेबीज। तो हैजा जो होता है बेटा वो मक्खी द्वारा फैलता है। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा 9वें प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखें। प्रश्न है, एटीएस अथवा टेडवैक का इंजेक्शन किस रोग से बचाने के लिए दिया जाता है? आप देख सकते हैं बेटा ये प्रश्न 2015, 16, 17, 19, 23 में आया हुआ है। तो ऑप्शन का है टिटनेस, डिप्थीरिया, हैजा या तपेदिक। तो टिटवैक या टिटनेस का जो है बेटा, या एटीएस, इसे कहते हैं बेटा टिटनेस से बचाने के लिए दिया जाता है। किससे बचाने के लिए बेटा? तो टिटनेस से बचाने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग के रोगाणु पाए जाते हैं किसमें? मिट्टी में, गोबर में, जंग लहे लोहे में या इनमें से सभी। तो इन सभी में पाए जाते हैं। ये प्रश्न गलत मत कर देना, पता चले आप मिट्टी में ना लगाओ, गोबर में ना लगाओ, कहो कि जंग लगे लोहे में, ऐसा नहीं, सभी में होते हैं बेटा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। डेंगू रोग फैलता है किससे? दूषित जल से, दूषित वायु से, मच्छर के काटने से या इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर, मच्छर के काटने से। और मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक कर देना बेटा, कमेंट्स कर देना और शेयर जरूर कर देना सभी को, जिससे सभी लोगों का भला हो सके। चलिए अगला देखते हैं। रेबीज रोग होता है मच्छर के काटने से, कुत्ते के काटने से, सांप के काटने से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है बेटा कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बेटा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वर्णक पदार्थ मेलानिन त्वचा के किस स्तर में उपस्थित होता है? वर्णक पदार्थ मेलानिन त्वचा के किस स्तर में उपस्थित होता है? सल्क में, प्रवाही में, कणमय स्तर में या शुभ्र में? तो बेटा सल्क में होता है, ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, चेचक के विषाणु का नाम क्या है? चेचक के विषाणु का नाम क्या है? ऑप्शन का है बेटा एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, खा है बेटा वेरिसेला जोस्टर वायरस, और गा है विब्रियो कॉलरी, और गा है बेटा सोलमिना टाइफी। तो इसका सही जवाब बेटा बेरिसिला जोस्टर वायरस। किसका? चेचक का। ध्यान रखें बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वायरस बस पूछेंगे। अगला है, क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? बैसिलस, वायरस, अमीबा या क्यूलेक्स। तो बेटा बैसिलस के द्वारा क्षय रोग यानी टीबी होती है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? ऑप्शन का है बेटा गोद में रखकर, हाथ में लेकर, मेज या पटरे पर रखकर या कहीं भी। तो बेटा आपको पता है मेज या पटरे पर रखकर ही काटना चाहिए, क्योंकि सीधा कटना चाहिए और सही से। खाए दूसरा प्रश्न है बेटा, घर में सिलाई करने से बचत होती है समय की, धन की, कपड़े की, समय, धन एवं कपड़े की। तो तीनों को होती है बेटा, कपड़ा भी बचा लेते हैं, धन भी बचा लेते हैं, समय भी बचा लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिलाई के सामान रखने, सिलाई के या सिलाई का सामान रखने के डिब्बे को क्या कहते हैं? सिलाई मशीन, मेज, बक्सा या सिलाई किट। तो सबको पता है बेटा सिलाई किट कहते हैं, जिसमें सिलाई का सामान रखा जाता है। चलिए बेटा चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती? क्या धागा, मिल्टन चौक नहीं रखा जाता, सुइयाँ, कैंची या धागा, सिलाई मशीन या चाकू? तो सिलाई मशीन भैया सिलाई किट में कैसे रख लोगे? ठीक है, तो घा वाला इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, काटने से पहले कपड़े पर किसके निशान लगाना चाहिए? तो ऑप्शन का है बेटा फ्रेंच चौक से, पेंसिल से, पेन से, मिल्टन चौक से। तो बेटा मिल्टन चौक का यूज होता है सिलाई में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चौक के निशान लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि निशान सुंदर बनता है, या निशान सरलता से छूट जाता है, निशान स्थायी होता है, इनमें से सभी। तो बेटा निशान सरलता से छूट जाए यानी खा वाला बिल्कुल ठीक है। पता चले निशान लगा दी फिर वो कभी छूटे ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए सातवां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सातवां प्रश्न है, कह रहे हैं कि कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया क्या है? कपड़े को श्रिंक करना,
कपड़े को इस्त्री करना, का एवं खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा दोनों व्यवस्था आप कर सकते हैं, श्रिंक भी कर सकते हैं और इस्त्री भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाथ की सिलाई का उदाहरण क्या है? तो कच्ची सिलाई, बखिया, तुरपन या सभी। तो बेटा ये सभी चीज़ हाथ की सिलाई से ही होती है, आपको पता है, कच्ची सिलाई भी, बखिया भी और तुरपन भी। चलिए अगला प्रश्न है, लेडीज कुर्ता बनाने के लिए आवश्यक शारीरिक नाप क्या है? लेडीज कुर्ता बनाने के लिए आवश्यक शारीरिक नाप क्या है? ऑप्शन क्या है बेटा? लंबाई या छाती या हिप का या कूल्हे का या सभी। तो बेटा सभी का। लेडीज कुर्ता में सभी का नाप होना आवश्यक है। चलिए बेटा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दें। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं, कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए प्रयुक्त होता है क्या? सादा सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मिल्टन क्लॉथ या सभी। तो बेटा मिल्टन क्लॉथ होना चाहिए, मिल्टन क्लॉथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिलाई में प्रयुक्त उपकरण गुनिया का आकार कैसा होता है? एस की तरह, एल की तरह, के की तरह, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है बेटा गुनिया एल की तरह होती है। किसके आकार की? एल के आकार की। अगला प्रश्न है, धड़ के नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप क्या है? तो कौन आवश्यक नाप क्या है? कमर, कंधा, वक्ष, लंबाई सीट पायचा, वक्ष कमर गला, लंबाई गला कमर। तो खा वाला बिल्कुल ठीक है बेटा, लंबाई सीट और पायचा। चलिए बेटा 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है कैसा? ऊनी, मोटा, रेशमी या सूती। तो आपको पता है बेटा ऑप्शन नंबर का ऊनी होता है। मिल्टन क्लॉथ कैसा होता है? ऊनी होता है। अगला प्रश्न है बेटा, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन का है चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट और डायरेक्ट सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा चेस्ट सिस्टम देखा जाता है। क्या देखा जाता है बेटा? चेस्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर का। चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगले जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वस्त्रों को धोने के क्या लाभ हैं? ऑप्शन का है वस्त्र साफ हो जाते हैं, वस्त्र की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है और घाय, ये सभी। तो बेटा ये सभी हैं, तभी तो वस्त्र धुले हुए पहनते हैं सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत होती है? ऑप्शन नंबर का है कपड़े की, खा है समय की, गा है पैसों की या सभी की। तो बेटा किस पे? घर पे कपड़े धोने से। तो आपको पता है पैसे की बचत होती है। अगला देखते हैं बेटा, वस्त्र धोने से पूर्व यानी पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन का है फटा वस्त्र सिल लेना चाहिए, बकल निकाल लेना चाहिए, गाहे बेटा दाग छुड़ा लेना चाहिए या ये सभी। तो बेटा ये सभी काम करोगे तभी ठीक है। ठीक है, घा वाला सही हो जाएगा। चलिए बेटा देख लेते हैं हम चौथा प्रश्न, चावल, अरारोट, मैदा का कलप किन वस्त्रों में दिया जाता है? रेशमी, ऊनी, सूत्री, कृत्रिम। तो बेटा ऑप्शन नंबर ग सूती में दिया जाता है, ये बेटा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? क्या रेशमी पर, ऊनी पर, सफ़ेद सूती पर या रंगहीन पर? और बेटा ये कई वर्ष आया हुआ प्रश्न है, बताओ। तो ऑप्शन नंबर ग ठीक हो जाएगा बेटा, सफ़ेद सूती पर। अगला प्रश्न है, गोंद का प्रयोग कलप के रूप में होता है या गोंद का प्रयोग किन कपड़ों पर किया जाता है? तो ऑप्शन का है बेटा ऊनी वस्त्रों पर, रेशमी वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर या रंगीन वस्त्रों पर। तो ऑप्शन नंबर खा ठीक हो जाएगा बेटा, रेशमी वस्त्रों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा 7वां। कह रहे हैं ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन का है मुल्तानी मिट्टी का, रीठे का घोल, साधारण साबुन या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा रीठे का घोल ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए काम में आता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखें, कह रहे हैं ऊनी वस्त्रों को धोना चाहिए किससे? ब्रश द्वारा, घिसकर या निचोड़कर, गर्म पानी में, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से नहीं धोए जाते हैं। अगला है ऊनी वस्त्र धोने के बाद सुखाने चाहिए किस पर? रस्सी पर, हैंगर में, समतल स्थान पर या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा समतल स्थान पर सुखाना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? तो ऑप्शन का है पीट कर, रगड़ कर, पटक कर या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं 11वां वाला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा का, मिट्टी का, अपमार्जक का, रीठे का, सत। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, रीठे का सत। 12वां प्रश्न है, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? वस्त्रों की जो धुलाई होती है बेटा, कौन सा जल उत्तम होता है? देखो कई बार प्रश्न आया है, मृदु जल, कठोर जल, ठंडा जल या गर्म जल। तो बेटा मृदु जल का इज द राइट आंसर।
चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। क्या कह रहे हैं बेटा, रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। रसोई घर के सबसे निकट क्या होना चाहिए बेटा, ड्राइंग रूम, शयन कक्ष, भोजन कक्ष, बच्चों का कमरा। तो बेटा भोजन कक्ष होना चाहिए रसोई घर के पास में। अगला प्रश्न है, रसोई घर के निकट नहीं होना चाहिए शौचालय, शयन कक्ष, बच्चों का कमरा या भोजन कक्ष। तो शौचालय बेटा कभी रसोई के निकट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, अगला देखें। तीसरा प्रश्न है, रसोई घर के फर्श की सफाई करनी चाहिए किससे, प्रतिदिन, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा रसोई घर की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। चौथा प्रश्न है, कह रहे हैं आधुनिक प्रकार का ईंधन कौन सा है, लकड़ी है, कोयला है, कंडे या गैस है। तो आपको पता है आधुनिक मतलब अभी का, तो वो गैस है। चलिए बेटा देख लेते हैं अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं गीजर की क्या उपयोगिता है। तो ऑप्शन का है केक बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए। तो गीजर होता है बेटा पानी गर्म करने के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें रोगों से बचाते हैं। तो ऑप्शन है बिस्किट, चावल, ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां, या चीनी। तो ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां हमें रोगों से, या भोज्य पदार्थ जो होते हैं हमें रोगों से बचाते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, अधिक भोजन शरीर के लिए कैसा रहता है, लाभकारी है, हानिकारक है, शक्तिवर्धक है, या इनमें से सभी। तो बेटा हानिकारक है, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, नुकसान ही होता है। अगला प्रश्न है बेटा तीसरा, दूध को उबालने पर निम्नलिखित में से क्या नष्ट हो जाते हैं, उसके पोषक तत्व, उसके सूक्ष्म जीव, उसका स्वाद, या कुछ भी नहीं। तो बेटा उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं उबालने पर। चलिए देखते हैं बेटा चौथा प्रश्न क्या है, कह रहे हैं डबल रोटी व बिस्किट बनाने की विधि क्या कहलाती है। क्या ग्रिलिंग कहलाती है, रोस्टिंग कहलाती है, बेकिंग कहलाती है, या टोस्टिंग। तो बेटा बेकिंग कहलाती है, तभी तो दुकान को क्या कहते हैं, बेकरी कहते हैं बेटा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ऑप्शन का है बेटा उबालना, भूनना, तलना, या रिझना। बताओ। तो सही जवाब हो जाएगा बेटा उबालना। भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि है उबालना। चलिए अगला देखते हैं, सब्जियों को धोना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही हो पूरी देख कर जाएं, क्योंकि 20 नंबर इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो लाइक करें, कमेंट्स करें बेटा, और हाँ सब्सक्राइब अवश्य कर लें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सब्जियों को धोना चाहिए, छीलने से पहले, छीलने के बाद, काटने के बाद, या प्रत्येक बार। तो छीलने से पहले धोना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है, घी का, मसाले का, सोडे का, इन या सभी का। तो बेटा सोडे का जो प्रयोग होता है वो हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी हमें देती है, क्या देती है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा विटामिन डी सूर्य की रोशनी देती है, और ये प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है। भूनकर पकाना, पानी में उबालने से, गलने से, भाप द्वारा। तो भाप द्वारा बेटा पकाना जो होता है पौष्टिक तत्वों को बनाए रखती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, सब्जियां पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, फ्राइंग, बेकिंग, उबालना, या स्टीमिंग। तो बेटा स्टीमिंग इज द राइट आंसर, सब्जी पकाने का सबसे अच्छा तरीका स्टीमिंग है। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती है, क्या होता है, उबालना, तलना, भूनना, प्रेशर कुकर में पकाना, या भाप द्वारा पकाना। तो आपको पता है प्रेशर कुकर में भी जल्दी पक जाता है, और भाप द्वारा भी, तो समय इसी में बच सकता है बेटा। ठीक है, 12वां है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी। बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत वर्ष आया हुआ है, ध्यान रखें। जल में क्या है बेटा, बी सी। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बी सी, और वसा में ए डी ई के। ठीक है, तो जल में क्या है, बी सी। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं बेटा। प्रश्न है, विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है, विटामिन ए किस में पाई जाती है। ऑप्शन का है दाल में, दूध में, खट्टे फल में, पीली और हरी सब्जी में। तो बेटा दूध में पाई जाती है कौन, विटामिन ए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है बच्चों, खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, या विटामिन डी।
तो विटामिन सी जो होती है वो खट्टे पदार्थों में होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा किस में मिल सकती है? देखो कई बार आया बेटा, मूंग की दाल में, आंवला में, दही में या चावल में। अभी बताया था खट्टे में सी होती है, तो आंवला खट्टा होता है, तो आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। चलिए बेटा देखते हैं 16वां प्रश्न, ध्यान दें। प्रश्न है बेटा, शरीर निर्माण में सहायक है क्या? या फिर शरीर की वृद्धि में सहायक कौन है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो बेटा जो प्रोटीन होते हैं वो शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। कौन? प्रोटीन। अगला प्रश्न है 17वां, प्रोटीन पाया जाता है किसमें? ऑप्शन का है मिठाई में, खा है दालों में या सोयाबीन में, गा है संतरा में या घा है आलू में? बताओ तो प्रोटीन किस में पाया जाता है? दालों में या फिर सोयाबीन में। 18वां है बेटा, भोजन परोसने के लिए प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन का है हाथ की अंगुलियां, कांटेदार चम्मच, लकड़ी की छुरियां, परोसने वाली चम्मच। तो परोसने वाली चम्मच बेटा भोजन परोसने के लिए अवश्य प्रयोग में करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाथ ही डाल दो उसमें। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं बेटा, क्या है ध्यान से देखें। कह रहे हैं गाजर पपीता और आम से मिलता है, या गाजर उत्तम है, या गाजर में पाया जाता है क्या? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए या लौह तत्व? तो विटामिन ए बेटा पाया जाता है, ऑप्शन का इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बेटा, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है किस कैसे? ऑप्शन का है बेटा सुखाकर, चाशनी में रखकर, तेल व नमक द्वारा, या इन इन सभी के द्वारा? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा, इन सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर का है शरीर की वृद्धि तथा विकास, खा है बेटा ऊर्जा प्रदान करना, गा है अस्थि निर्माण करना, गा है हृदय गति सामान्य रखना? तो बेटा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शरीर की वृद्धि तथा विकास करना। ठीक है बच्चों, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले। देखिए बेटा ध्यान से समझेंगे। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी, इनेमिया, मेरेस्मस या तपेदिक? तो बेटा मेरेस्मस हो जाता है प्रोटीन की कमी से। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा मिलाकर पकाने से नष्ट होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी या खनिज लवण? तो खनिज लवण बेटा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है यदि हम उसमें सोडा मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है गुड़, नमक, नींबू या हल्दी? तो बेटा नमक जो है उसमें सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, उसमें सोडियम अच्छी तरह से नमक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन का है बेटा वसा, खा है प्रोटीन, गा है खनिज लवण और गा है ये सभी? तो बेटा प्रोटीन की कमी से ये होता है। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। प्रश्न है, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 8 कैलोरी या 9 कैलोरी? तो बेटा 9 कैलोरी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो ऑप्शन का है बेटा प्रोटीन की, आयोडीन की, कैल्शियम की या फिर वसा की? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ये बेटा सबको पता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B2 को कहते हैं क्या? थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन या फोलिक एसिड? तो बेटा राइबोफ्लोविन कहते हैं विटामिन B2 को। ठीक है, खा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? दाल, चीनी, दूध या संतरा? तो मेरे प्यारे बच्चों चीनी इज द राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है चीनी। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहे हैं भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है? तो भोजन को सुपाच्य बनाना, या भोजन को रोगजनक जीवों से मुक्त करना, या भोजन को विविधता प्रदान करना, या ये सभी? तो बेटा ये सभी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, रोगी का भोजन होना चाहिए। देखो कितने वर्ष बेटा आया है, कैसा? गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य या बिना पका? तो बेटा सुपाच्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है?
कौन सा पदार्थ लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है? तो आपको ये पता होगा बेटा, विटामिन, ग्लूकोज, प्रोटीन या खनिज लवण। तो आपको पता होगा ग्लूकोज, क्योंकि डॉक्टर की दुकान पर जब आप जानते हैं बेटा, मेडिकल पे, क्लिनिक पर, तो वो तुरंत कहता है ग्लूकोज पी लो और एनर्जी मिल जाती है। अगला है बेटा प्रश्न, प्रोटीन का स्रोत क्या है? दालें, अंडा, मछली या सभी? तो बेटा ये सभी हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। पांचवा प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स, कह रहे हैं किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई क्या है? तो ग्राम, औंस, डिग्री या कैलोरी? तो जब भी ऊष्मा नापी जाएगी, ऊर्जा नापी जाएगी, किसमें? कैलोरी में ही नापी जाती है बेटा। अगला है, लू लगने पर रोगी को क्या पीने को दिया जाता है? वार्ली वाटर, शिकंजी, चाय या आम का पन्ना? तो आम का पन्ना बेटा दिया जाता है जिसे लू लग गई है उस व्यक्ति को। अगला प्रश्न है, अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? देखो बेटा कितने वर्षीय प्रश्न आया है। उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च रेशे युक्त, नरम व तरल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, नरम व तरल। चलिए अगला देखते हैं। आठवां प्रश्न बेटा ध्यान से देखें, कह रहे हैं मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? तो ऑप्शन का है बेटा प्रोटीन, खा है वसा, गा है शर्करा कार्बोहाइड्रेट और गा है बेटा विटामिन। तो ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर, शर्करा और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मधुमेह होता है। अगला है बेटा लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन का है बेटा बेरी, खा है एनीमिया, गा है मिरेस्मस और घा है तपेदिक। तो बेटा एनीमिया होता है लोहे की कमी से, यानी आयरन की कमी से जो होता है बेटा, वो एनीमिया हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी से खुजली, पेचिस, रतौंधी या रिकेट्स? तो आप सबको पता है बेटा, डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। अगला प्रश्न है बेटा, सूर्य किरण किरण के किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? सूर्य किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? प्रोटीन, वसा, विटामिन डी या खनिज लवण? आप जानते हैं बेटा विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरण है, इसका मतलब विटामिन डी मिलती है। अगला प्रश्न है, भोजन में किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, या स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो बेटा विटामिन सी की कमी से ये होता है। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो सी किस में पाई जाती है? सभी खट्टे फल में। तो खा वाला सही हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? देखो बेटा कई बार आया हुआ प्रश्न है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के? तो विटामिन सी बेटा दूध में नहीं होता है, क्योंकि ये खट्टे पदार्थों में होता है। अगला प्रश्न है बेटा, नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है? नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है? देखो कितने वर्ष बेटे ये प्रश्न आया है। तो ऑप्शन का है कैल्शियम, विटामिन बी, ग्लूकोज, विटामिन ए? तो बेटा ऑप्शन नंबर घ विटामिन ए इज द राइट आंसर। चलिए 16वां देखते हैं, दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में प्रचुर मात्रा में होता है? दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में प्रचुर मात्रा में होता है? तो ऑप्शन का है ट्रिप्टोफैन, हिस्टामीन, अर्जिनिन और सेरीन? तो बेटा ऑप्शन नंबर का है ट्रिप्टोफैन में होता है। ठीक है, चलिए क्या दुग्ध प्रोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा 17वां, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा स्वस्थ तरल आहार नहीं है? फलों का रस, नींबू का पानी, दाल का पानी या फिर चाय? तो बेटा चाय तो स्वस्थ कभी नहीं हो सकती। अगला है बेटा, गैस्ट्रोएंट्राइटिस रोगी के आहार में वर्जित है क्या चीज? ठोस पदार्थ, प्रोटीन, रेशेदार पदार्थ या सभी? तो ये सभी वर्जित हैं बेटा, इनमें से कुछ नहीं दे सकते। अगला प्रश्न है, पेचिश के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन का है बेटा केवल फल, केवल दूध, दही चावल या रोटी सब्जी? तो दही चावल बेटा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? ऑप्शन का है बेटा विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या ये सभी? तो बेटा विटामिन ए इज द राइट आंसर। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? ए, डी, ई, के? तो ए हो जाएगी बेटा सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले 21वां प्रश्न है बेटा, इस रोग में रोगी बार बार मल त्याग करता है। इस रोग में रोगी बार बार मल त्याग करता है किस में? ज्वर में, कब्ज में, अतिसार में या जठरांत शोथ में? तो आपको पता है अगर उसे अतिसार हो जाए तो बार बार मल त्याग करता है। अगला प्रश्न है बेटा, पूर्ण तरल आहार क्या है? पतली दाल,
साबूदाना खीर, आधा उबला अंडा या जौ का पानी। तो बेटा जौ का पानी पूर्ण तरल आहार है बेटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे इसे। कह रहे हैं सभी रोगों में आहार दिया जाता है, सभी रोगों में आहार दिया जाता है अलग अलग प्रकार का, एक सा प्रोटीन युक्त या खनिज युक्त। तो बेटा अलग अलग प्रकार का दिया जाता है सभी रोगों में, ऐसा थोड़ी नहीं एक ही केवल खिलाते रहो। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। प्रश्न है, कह रहे हैं हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है या किस तत्व के कारण हड्डी मजबूत होती है। तो बेटा ये कई वर्ष आए हुए प्रश्न है। लौह तत्व के कारण सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो कैल्शियम से हड्डी मजबूत होती हैं। अगला प्रश्न है अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है, क्या चीज़ है बेटा अस्थि निर्माण के लिए। विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम या लौह। तो बेटा कैल्शियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अस्थि निर्माण के लिए बेटा कैल्शियम का होना आवश्यक है। चलिए अगला देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 3। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। ऑप्शन का है 5 जोड़ी, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 20 जोड़ी। तो बेटा 12 जोड़ी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं, बस 12 जोड़ी, ध्यान रखें बेटा 12 जोड़ी। चलिए अगले देखते हैं बेटा, चौथा प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। देखो बेटा कितने वर्षा हैं, 24, 12, 14 या 8। मानव के चेहरे में तो बेटा 14 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर का ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 5वां। 8 अस्थियां पाई जाती हैं, रीढ़ में, पैर में, हथेली में, कपाल में। तो बेटा कपाल में होती हैं 8 अस्थियां, ठीक है याद रखना। अगला है मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं, ये भी कई वर्ष आया बेटा, 100, 206, 200 या 106। तो बेटा 206 होती हैं मानव कंकाल यानी मानव के शरीर में। अगला प्रश्न है मेरुदंड में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, या रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं होती हैं। 28, 24, 26 या 25। तो बेटा 26 होती हैं, मेरुदंड आ जाए या रीढ़ की हड्डी तो 26 लगाना है। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, शिशुओं के मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं। 35, 33, 30 या 24। तो बेटा शिशुओं में होती हैं 33, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डियों में। चलिए अगले देखते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है बेटा 9वां। कह रहे हैं ऊपरी बाहु की अस्थि क्या है। ऊपरी बाहु की अस्थि है क्या अंशफलक, प्रगंडिका, बही प्रकोष्ठता या अंत प्रकोष्ठास्थि। बताओ। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, प्रगंडिका। अगला है ऊपरी बाहु की हड्डी क्या होती है, लंबी, चपटी, मोटी, छोटी। तो बेटा ऊपरी बाहु की हड्डी जो है वो लंबी होती है। अगला प्रश्न है खूंटी या धुराग्र संधि पाई जाती है किसमें, कंधे में, घुटने में, खोपड़ी में या कोहनी में। तो बेटा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, खोपड़ी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, 12वां प्रश्न है कोहनी का जोड़, जोड़ को संधि कहते हैं, कौन सा जोड़ कहलाता है। देखो आया हुआ है बेटा, तो धुराग्र जोड़, कब्जेदार जोड़, फिसलने वाला जोड़, समतल जोड़। तो बेटा कब्जे वाला जोड़ या हिंज, हिंज नाम भी आता है, हिंज का मतलब भी कब्जा होता है बेटा, कब्जेदार जोड़ कहलाता है कोहनी का जोड़। अगला प्रश्न है बेटा अचल संधि पाई जाती है कंधे में, कोहनी में, खोपड़ी में, घुटने में। तो खोपड़ी में पाई जाती है बेटा क्या चीज, अचल, जो चलती नहीं है, जो चल नहीं सकती। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे बच्चों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहे हैं वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जाती, कलाई, घुटना, खोपड़ी या कोहनी। तो खोपड़ी में कभी खपच्ची नहीं बंधती। ठीक है बेटा, अगला है हंसुली की अस्थि भंग होने पर बांधेंगे क्या चीज, सेफ्ट जॉन्स झोल, लंबी रोलर पट्टी, पतली पट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शन नंबर का सेंट जॉन्स झोल यानी गलपट्टी बांधेंगे। अगला प्रश्न है मोच का लक्षण है क्या, पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव या सभी। तो बेटा ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है मोच आने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। मोच आने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, क्या डेटॉल का, आयोडेक्स का, सेवलॉन का या कोल्ड ड्रिंक का। तो बेटा आयोडेक्स का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा
कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थिभंग में अधिक रक्त स्त्राव रोकने के लिए किया जाता है? क्या बर्फ का प्रयोग, टूर्निकेट का प्रयोग, रुई से दबाना या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बेटा टूर्निकेट का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, खा वाला अस्थिभंग के लक्षण क्या हैं? देखो बेटा कई बार आया प्रश्न है। सूजन आ जाती है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, सभी। तो अगर अस्थिभंग हो गई तो बेटा ये सभी लक्षण आपको दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है, हड्डियां संबंधी विकार का कारण क्या होता है? प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, वसा की कमी या विटामिन की कमी? तो बेटा कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियों में दिक्कत होती है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो अस्थि भंजन कहलाता है। बहुखंडी, कच्चा, संयुक्त या साधारण? तो बेटा यह कहलाता है बहुखंडी। ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बेटा, मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? लौहयुक्त, प्रोटीन, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट? तो बेटा प्रोटीन से होती है। ऑप्शन नंबर खा। अगला प्रश्न है बच्चों, अस्थियों की टूट को कहते क्या है? मोच, अस्थि संक्रमण, अस्थि भंजन या अस्थि विस्थापन? तो अस्थि भंजन कहते हैं अस्थियों की टूट को। ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है बेटा, कह रहे हैं एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, या सामान्यतः श्वास की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 25 से 30 बार, 20 से 25 बार, 18 से 15 बार, 15 से 18 बार या फिर 5 से 10 बार? तो बेटा 15 से 18 बार सांस ले लेता है एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में। अगला प्रश्न है बेटा, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये तो सबको पता होगा, ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर का। अगला प्रश्न है, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर में उपस्थित पदार्थ का क्या नाम है? ऑप्शन क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन, खा है प्लाज्मा, गा है श्वेत रुधिर कणिकाएं और गा है संपूर्ण रुधिर? तो बेटा ऑप्शन नंबर का आने वाला है हीमोग्लोबिन। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है, माय डियर स्टूडेंट्स, श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है, या कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता करता है? तो ऑप्शन का है फेफड़े, खा है आमाशय, गा है खोपड़ी और घा है यकृत? तो बेटा ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। राइट आंसर फेफड़े बेटा सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? देखो कई बार आया है, तो सबको पता है बेटा 2 होते हैं मानव शरीर में फेफड़े। अगला प्रश्न है बेटा, वायु कोष पाए जाते हैं किसमें? वायु कोष पाए जाते हैं हृदय में, श्वास नली में, त्वचा में या फेफड़ों में? तो बेटा वायु कोष फेफड़ों में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं बेटा अगला प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता? देखो बेटा कई बार आया प्रश्न है, नाक, फेफड़े, यकृत या श्वास नली? तो बेटा यकृत जो होता है या हाथ, वो श्वसन अंग का भाग नहीं होता। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है, या रुधिर की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? और आप देख सकते हैं बेटा ये कितने वर्ष आया प्रश्न है। ऑप्शन का है यकृत में, वृक्क में, फेफड़ों में, आमाशय में? तो बेटा ऑप्शन नंबर का फेफड़ों में होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। नमा श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो बेटा ऑक्सीजन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहे हैं मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो भी ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन रहित वहन करती है कौन सी है? दाई हृदय धमनी, बाई हृदय धमनी, फुफ्फुस धमनी या ग्रीवा धमनी? तो बेटा फुफ्फुस धमनी गा वाला इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया है कैसी है? अनैच्छिक, ऐच्छिक, अनावश्यक, इनमें से कोई नहीं? तो बेटा अनैच्छिक है ऑप्शन नंबर का। अपनी इच्छा से थोड़ी नहीं सांस लेते हैं, सांस तो अनैच्छिक है, चलती रहती है। चलिए लेते हैं, देखते हैं बेटा अगला प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? जल में डूबने पर, फांसी लगाने पर, दम घुटने पर या तीन अवस्थाओं में? तो बेटा इन तीनों अवस्थाओं में कृत्रिम विधि से सांस दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है कब? डूबने पर, मूर्छित होने पर, अस्थिभंग होने पर या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा सिल्वेस्टर का प्रयोग इनमें से किसी नहीं में होता है। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है बच्चों, कह रहे हैं उल्टी लगाने से क्या लाभ होता है? दर्द कम होता है,
सूजन घटती है, ठंडक पहुंचती है, या ये सभी? तो बेटा दर्द कम होता है किससे? पुलटिस लगाने से। ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। देखो कितने बार पेपर आया हुआ है बेटा प्रश्न। बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है कब? तेज बुखार में, तीव्र वेदना में, हड्डी टूटने पर, मोच आने पर। तो बेटा तेज बुखार में बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं कब? बाहर जाते समय, ठंड से बचने के लिए, ठंडी सेंक के लिए, या इन सभी के लिए? तो ठंडी सेंक देने के लिए तो बर्फ की टोपी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4। गर्म सेंक किन अवस्थाओं में दी जाती है? तीव्र दर्द में, तीव्र ज्वर में, स्पंज करते समय, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा तीव्र दर्द में दी जाती है। अगला प्रश्न है 5वां, स्नान ना करा सकने की दशा में शारीर सफाई का उपाय क्या है? तो ऑप्शन का है भाप देना, स्पंज कराना, टेल्कम पाउडर छिड़कना, या कुछ ना करना। तो बेटा स्पंज कराना इज द राइट आंसर। जो गीले कपड़े से पोंछ देते हैं वही होता है बेटा ये। ठीक है, तो अगर आप स्नान ना करा सकते हैं तो स्पंज करा सकते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, आंतरिक रक्त स्त्राव की दशा में प्रयोग करते हैं किसे? ठंडी सेंक को, गर्म सेंक को, बफारा देना, यह सभी? तो बेटा ठंडी सेंक को प्रयोग करते हैं आंतरिक रक्त स्त्राव की दशा में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है बच्चों, तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहती है ठंडी सेंक, गर्म सेंक, बफारा, या पुलटिस? तो ठंडी सेंक बेटा बुखार में बिल्कुल ठीक रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? और ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन का है 72 बार, 80 बार, 100 बार, या 200 बार? तो बेटा 72 बार एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो होता है वो 1 मिनट में धड़कता है। अगला प्रश्न बेटा, नाड़ी दर का संबंध होता है किससे? मानव हृदय की धड़कन से, भोजन पाचन से, श्वास लेने से, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा मानव हृदय की धड़कन से होता है। किसका? नाड़ी दर का संबंध होता है मानव हृदय की धड़कन से। ऑप्शन नंबर का। चलिए बेटा अगले बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, शिशु अवस्था में श्वास क्रिया की दर क्या होती है? शिशु अवस्था में श्वास क्रिया की दर क्या होती है? ऑप्शन का है बेटा 25 से 40, 15 से 18, 14 से 20, 20 से 25। तो बेटा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, 20 से 25 बार। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? देख सकते हो बेटा कितने बार से ये प्रश्न आया है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या होता है तो देख लेते हैं। ऑप्शन का है बेटा 94 डिग्री फारेनहाइट, 96 डिग्री फारेनहाइट, 98 डिग्री फारेनहाइट, 98.4 डिग्री फारेनहाइट। तो घा वाला बिल्कुल ठीक है, यही बेटा ताप होता है एक सामान्य व्यक्ति के, 98.4 डिग्री। अगला देखते हैं, थर्मामीटर की सहायता से हम जानते हैं, थर्मामीटर की सहायता से हम जानते हैं किसे? देखो बेटा कितने वर्षीय प्रश्न आया है। नाड़ी की गति, श्वास लेने की गति, रक्तचाप, या शरीर का तापमान? तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शरीर का तापमान। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। कह रहे हैं शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयुक्त होता है, या शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं? बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से, बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से? ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, थर्मामीटर से। अगला है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? ऑप्शन का है 72 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 120। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, 72 से 80। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु जो 0 से 1 महीने का प्रति मिनट हृदय की दर क्या होती है धड़कने की? तो ऑप्शन का है 72 से 190, खा है बेटा 80 से 160, 80 से 120, और घा है 80 से 130। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर, 72 से 190 के बीच। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ, और ये बेटा हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है। क्या है बेटा? ज्वर यानी बुखार में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है क्या चीज़? ऑप्शन का है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम टेट्राक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सोडियम क्लोराइड यानी का इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ये थे हमारे गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस के सबसे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ बेटा, इसी वीडियो से आपके 20 की 20 बहुविकल्पीय प्रश्न इसी वीडियो से आएंगे। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख कर जाएं,
क्योंकि एक वीडियो आपको 20 नंबर दिलाने वाली है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखते रहिए वीडियो को, और अगर पसंद आई है तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।